Hello, my dear friends and my dear students. Welcome to my new YouTube channel. I am Siddhant. My new YouTube channel name is Class 10 Classes. यह चैनल बनाने का मुझे यह मकसद है कि यदि आप जो भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं उनके लिए यह चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 10th क्लास के सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई जाएगी, एकदम बेसिक से हाई। आज हम इस चैनल का फर्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि मैथ का क्लास होने वाला है। आज एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिकोनोमेट्री, जिसे इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, उनका उस सब्जेक्ट के चैप्टर का पढ़ाई होने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसका अर्थ क्या निकलता है ग्रीक भाषा, इसके बारे में पहले पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम इसका क्वेश्चन पर आएंगे। तो आइए, ट्रिगोनोमेट्री यह एक ग्रीक भाषा है, ये और यूनानी भाषा है। यह यूनान और ग्रीक देश से लिया गया, इसलिए इसे ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा ट्रिगोनोमेट्री को कहा जाता है। इसका 3 अर्थ निकलता है। ट्रिगोनिया मेट्रोन, ट्रिगोनिया मेट्रोन इसका 3 अर्थ निकलता है। ट्रिगोनोमेट्री का 3 अर्थ निकलता है। ट्रिगोनिया मेट्रोन, ट्रिगोनिया मेट्रोन यानी कि 3 कोण की माप, या इसे कह सकते हैं हम 3 एंगल मेजर। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ यह निकलता है कि 3 कोणों की माप को, 3 कोणों की माप को, कितने कोणों की माप? 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका यह अर्थ निकलता है 3 कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसके बारे में यह जानते हैं कि इसका खोज कब किया गया और किसने प्रथम कौन किया और उनका जनक कौन है। तो आइए, त्रिकोणमिति का खोज, इसका प्रथम प्रयास पाइथागोरस किया था, लेकिन इन्हें जनक नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ भुजा के बीच संबंध प्राप्त किए थे। यहाँ पर देखें, त्रिकोणमिति का खोज का प्रयास सर्वप्रथम पाइथागोरस नामक एक व्यक्ति हैं। ये पाइथागोरस नामक एक व्यक्ति ने किया था सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का प्रयास, लेकिन इन्होंने केवल समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसे इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 डिग्री, इसे हम समकोण त्रिभुज। इन्होंने केवल समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच, सिर्फ भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किए थे। इन्होंने सिर्फ भुजाओं के बीच, अब भुजा किसे कहते हैं? ये और ये तीनों को भुजा कहते हैं। तो पाइथागोरस ने सिर्फ इन्हीं तीनों का सर्वप्रथम प्रयास किया था, इसलिए पाइथागोरस को त्रिकोणमिति का जनक नहीं कहा जाता है। इसलिए इन्हें त्रिकोणमिति का जनक नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किए थे। जैसे देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण इसे कहते हैं, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। बस यही तीनों के पाइथागोरस ने सिर्फ संबंध प्राप्त किए थे। परंतु 140 BC में, 140 BC ईसा पूर्व हिप्पारकस, 140 BC ईसा पूर्व ग्रीक गणितज्ञ, कहाँ का? ग्रीक का। ग्रीक गणितज्ञ हिप्पारकस, ये भी एक व्यक्ति हैं हिप्पारकस ने त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण, मतलब पूरा
खोज किया था? त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण खोज किया था। पाइथागोरस ने तो सिर्फ भुजा का खोज किया था सर्वप्रथम, लेकिन इन्होंने पूरा त्रिकोणमिति का खोज किया था। इन्होंने किसी समकोण त्रिभुज में भुजा और कोनों के बीच संबंध प्राप्त किए थे। ये दोनों प्राप्त किए थे, भुजा और कोण दोनों। इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हिप्पारकस को कहा जाता है। इसलिए त्रिकोणमिति का जनक हिप्पारकस को कहा जाता है, क्योंकि यह भुजा और कोण दोनों के बीच संबंध प्राप्त किए थे। भुजा तो हम बता दिए, अब कोण क्या होता है? कोण किसे कहते हैं? कोण ये और ये तीनों को कोण कहते हैं। तो इन्होंने इसका भी संबंध प्राप्त किया था। इसलिए हिप्पारकस नामक व्यक्ति को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा त्रिकोणमिति का जनक हिप्पारकस नामक व्यक्ति ने किया था। और इसका सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था खोज करने का? तो आप बताइएगा पाइथागोरस ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। लेकिन इन्हें पाइथागोरस को त्रिकोणमिति का जनक नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ भुजा के बीच संबंध प्राप्त किए थे। इसलिए इन्हें पाइथागोरस को त्रिकोणमिति का जनक नहीं कहा जाता है। अब देखिए साइन थीटा। अब कोण थीटा हो गया, तो साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/S, टेन थीटा बराबर P/V। अब ये P/S साइन थीटा ये सब आगे के क्लास में बताया जाएगा। अभी सिर्फ इसके बारे पूरा डिटेल पहले बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर जब आएंगे तो ये सब साइन थीटा बताएंगे कैसे निकालना होता है। तो अभी सिर्फ यही सब। अब इसका खोज तो बता दिए किसने किया था। अब इसका पूरा अर्थपूर्ण परिभाषा त्रिकोणमिति का क्या होता है, तो आइए त्रिकोणमिति का अर्थपूर्ण परिभाषा। त्रिकोणमिति का अर्थ गणित का वैसा भाग जिसमें किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। भुजाओं और कोनों के बीच संबंध प्राप्त का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। भुजाओं और कोनों के बीच संबंध प्राप्त का अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। यदि आपसे कोई भी पूछेगा गणित का अर्थपूर्ण परिभाषा, वैसे तो परीक्षा में तो ये सब नहीं पूछता, लेकिन ये सब जानना जरूरी है। तो आप बोलिए गणित का वैसा जिसमें भुजाओं और कोनों के बीच संबंध प्राप्त अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इधर खगोल शास्त्रीय ब्राह्मण ये सब खगोल शास्त्री हैं। खगोल शास्त्री ब्राह्मण आर्यभट्ट, गैलीलियो गैलीलाई, टाइको ब्राहे, जोहान्स केलर ने त्रिकोणमिति के द्वारा खगोलीय पिंड। अब आप पूछिएगा खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? यह एक प्राकृतिक है जो ग्रहों से टूटकर आता और पृथ्वी पर जाकर गिर जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है। तो जब गिरा था तो खगोलीय पिंड जब पृथ्वी पर गिरा था, तो इसकी बीच की दूरी त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति के द्वारा खगोलीय पिंड की बीच की दूरी, इन सभी खगोल शास्त्रियों ने बीच की दूरी निकाला था, जिसमें ब्राह्मण, आर्यभट्ट, गैलीलियो गैलीलाई, टाइको ब्राहे, जोहान्स केलर ने खगोलीय पिंड की बीच की दूरी निकाला था। अब आधुनिक समय में मतलब पहले के समय में त्रिकोणमिति का प्रयोग मतलब इसका प्रयोग युद्ध क्षेत्रों में भी किया जाता था। मतलब पहले के समय में अब तो ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता उतना, पहले बहुत किया जाता त्रिकोणमिति।
युद्ध क्षेत्रों में जैसे बाण लगाना, निशाना पूरी अच्छी तरह से लगाने के लिए त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाता था। इसलिए आधुनिक समय में त्रिकोणमिति का प्रयोग युद्ध क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो यहीं तक बस, अब आगे चलिए। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कोण के बारे में पहले बात करते हैं। कोण यानी एंगल, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरण यदि इधर से एक थे, जैसे एक तो इधर से आ रहा है कोण, किरण, एक तो इधर से आ रहा है किरण, और ये दोनों के बीच इसी को हम कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, इसे हम कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को निम्नलिखित प्रकार से सूचित किया जाता है, जैसे थीटा, गामा, अल्फा, लैम्डा, साई, फाई। जैसे थीटा, गामा, अल्फा, डेल्टा, बीटा, लैम्डा, फाई, साई। इस प्रकार कोण को सूचित किया जाता है। जैसे साइन थीटा, इस सब का प्रयोग कोण में क्यों किया जाता है? जैसे साइन थीटा का कोण में प्रयोग किए, यहाँ पर साइन अल्फा को कोण में प्रयोग किए, कोस थीटा, फिर थीटा को कोण में प्रयोग किए। इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अब हम कोण, त्रिकोणमिति में कोण दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक कोण, एक धनात्मक कोण। एक ऋणात्मक कोण, एक धनात्मक कोण। पहले हम धनात्मक कोण की बात करते हैं, जिसे पॉजिटिव एंगल कहते हैं। धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल। जब कोई किरण घड़ी के सुई के विपरीत, मतलब इस साइड घड़ी के सुई के विपरीत दिशा या वामावर्त दिशा में घूमती है, तो इस प्रकार बने कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, मतलब ये घड़ी है, इधर ऐसे विपरीत दिशा में या वामावर्त दिशा में घूमती है, तो इस प्रकार के बने कोण को धनात्मक कोण कहते हैं। अब हम ऋणात्मक कोण की बात करते हैं, जिसे निगेटिव एंगल कहते हैं। ऋणात्मक कोण, जब किरण घड़ी के सुई के दिशा यानी दक्षिणी वामावर्त दिशा में घूमती है, तो इस प्रकार बने कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं। जब किरण घड़ी के सुई के दिशा, मतलब इस साइड ऐसे घड़ी के सुई की दिशा या दक्षिणी वामावर्त दिशा में घूमती है, तो उसे हम ऋणात्मक कोण या निगेटिव एंगल कहते हैं। अब कोणों की स्थिति को इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, जैसे ये हम x डैश y डैश, इधर वाला धनात्मक होता है, इधर वाला धनात्मक, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला प्लस होता है और इधर वाला माइनस होता है। इधर वाला प्लस होता है और इधर वाला माइनस, धनात्मक x y h। अब देखिए
इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। और इसके इधर द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसके अंदर 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इन दोनों के बीच जो भी डिग्री आता है उसे हम प्रथम चतुर्थांश में रखते हैं। अब द्वितीय, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसे हम द्वितीय चतुर्थांश में रखते हैं। अब तृतीय चतुर्थांश में 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, उसे हम तृतीय चतुर्थांश में रखते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उसे हम चतुर्थ चतुर्थांश में रखते हैं। जैसे 1 से 89 डिग्री, 1 से 89 डिग्री के बीच जैसे 40, 50, 22, 23 कुछ भी, वो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। जैसे 91 से 179, 110, 120, 150, ये सब द्वितीय चतुर्थांश में रह जाएगा। तृतीय में 181 से 180 से 270 के बीच, जैसे 190, 200, 220 कुछ भी। चतुर्थ चतुर्थांश में 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच, 290, 300, 320, ये सभी को चतुर्थ चतुर्थांश में रखते हैं। अब इसके हम कोण की स्थिति को बताते हैं। 0 डिग्री मतलब ये 0 डिग्री, ये धनात्मक x अक्ष पर रहेगा। 0 डिग्री धनात्मक x अक्ष पर और 90 डिग्री धनात्मक y अक्ष पर। यहाँ पर 90 डिग्री ये धनात्मक y अक्ष पर, ये धनात्मक y अक्ष पर। और 180 डिग्री मतलब ये वाला, ये ऋणात्मक x अक्ष पर। और 270 डिग्री ये वाला, ये ऋणात्मक y अक्ष पर। और 360 डिग्री धनात्मक x अक्ष पर, मतलब यहाँ ऐसे 0 से होते हुए 360 डिग्री तक धनात्मक y अक्ष पर। अब इसका निम्नलिखित चतुर्थांश की स्थिति को बताते हैं, जो पहले से बता दिए हैं। जैसे 60 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में, क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसे प्रथम चतुर्थांश में रखेंगे। 150 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसे द्वितीय चतुर्थांश में रखेंगे। 355 डिग्री तृतीय चतुर्थांश में, नहीं चतुर्थ चतुर्थांश में होगा ये। क्योंकि ये 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में रखेंगे। इस तरह आपका आज का क्लास यहीं तक रहेगा। यदि आपको यह क्लास आपको बढ़िया लगा और अच्छा लगा तो कमेंट में जाके कहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। ठीक है।